आज की क्लास में हम BHIC 104 के बुक को कवर अप करने वाले हैं। इसमें हम थीम 1 रोमन रिपब्लिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले अगर चैप्टर को ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज रोमन रिपब्लिक के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो उस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, दैट इज डिस्कस ब्रीफली द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रोमन एम्पायर। हमें इसमें रोमन एम्पायर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि किस तरह से रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रन करती थी, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड थी, कौन लेजिस्लेशन का काम हैंडल करता था, एग्जीक्यूट कौन करता था, और अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए तो जुडिशियल अथॉरिटी किसके पास थी। अगर मैं बात करूं रोमन एम्पायर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, मेजरली वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, सेनेट, मैजिस्ट्रेट एंड असेंबली। तो इसको अब डीपली समझते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू अगर समझना चाहें तो सेनेट सबसे ज्यादा मेन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थी, देन मैजिस्ट्रेट और देन असेंबली। तो सबसे पहले सेनेट के बारे में समझते हैं। सेनेट मेन एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थी। अब सेनेट के अंदर अपॉइंटेड मेंबर्स होते थे और उन अपॉइंटेड मेंबर्स को कहा जाता था सेनेटर्स। सेनेटर्स कौन थे? बेसिकली सेनेटर्स पैट्रिशियन थे। पैट्रिशियन कौन थे? रोमन एम्पायर में इस वर्ड का मतलब था वो लोग जो कि रिच क्लास से बिलोंग करते थे, और वी कैन ऑल्सो से दैट लैंड ओनर। बेसिकली लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट जो थे उनको रोमन एम्पायर में पैट्रिशियन कहा जाता था, और वही सेनेटर्स होते थे। अच्छा, अब सेनेटर्स को किस तरह से अपॉइंट किया जाता था? सेनेटर्स को अपॉइंट करने के लिए एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज को-ऑप्टिव। को-ऑप्टिव का मतलब होता है पुराने ही सेनेटर्स नए सेनेटर्स को अपॉइंट करेंगे। इनकी मेंबरशिप कितनी होती थी? इनकी मेंबरशिप होती थी लाइफ लॉन्ग। अच्छा, इनका काम क्या था? इनका काम की बात करें तो ये बेसिकली लेजिस्लेशन का काम संभालती थी, लॉ मेकिंग का काम संभालती थी, ये एडवाइजरी रोल करती थी, लॉ बनाती थी और अपने लेजिस्लेशन पे अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती थी। अगर मैं बात करूं रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस कर रही थी दैट इज सेनेट। सेनेट ही पूरे ही रोमन एम्पायर में डोमिनेंस। नेक्स्ट, सेनेट के बाद हमें समझना है मैजिस्ट्रेट के बारे में। सेनेट के बाद जो नेक्स्ट जो हाईएस्ट ऑफिशियल थी दैट इज मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के बारे में समझते हैं। मैजिस्ट्रेट जो थी हाईएस्ट ऑफिशियल्स थी, हर साल इसको इलेक्ट किया जाता था लोगों के द्वारा, पीपल्स इनको इलेक्ट करते थे। अच्छा, इनका काम क्या था? मैजिस्ट्रेट क्या काम करती थी? मैजिस्ट्रेट काम करती थी एग्जीक्यूटिव का काम। अब देखो, सेनेट काम कर रही है लॉ बनाने का, कोई तो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, तो इम्प्लीमेंट करने का काम करती थी मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट का काम था एग्जीक्यूशन करना, जुडिशियल अथॉरिटी भी इन्हीं के अंडर में था और मिलिट्री अथॉरिटी भी मजिस्ट्रेट ही हैंडल करती थी। तो मजिस्ट्रेशन के काम 3 थे, एग्जीक्यूटिव वर्क, जुडिशियल वर्क एंड मिलिट्री वर्क। अच्छा, इनके पास मेंबर्स होते थे, 2 कंसल्स होते थे। प्रिएटर्स कौन थे? प्रिएटर्स वो होते थे जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ का चार्ज होता था। एंड एडिल्स कौन होते थे? एडिल्स वो होते थे जो पब्लिक वर्क के लिए काम करते थे, स्ट्रीट वर्क के लिए काम करते थे, बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करते थे उसे कहते थे एडिल्स। तो मैजिस्ट्रेट के बारे में अगर हम समझे तो मैजिस्ट्रेट जो थी वो सेनेट के बाद हाईएस्ट ऑफिशियल्स थी, लोगों के द्वारा हर साल उसको इलेक्ट किया जाता था। काम इनका था एग्जीक्यूशन का काम, मिलिट्री का काम, जुडिशियल अथॉरिटी का काम इनका था। नेक्स्ट, उनके पास कुछ मेंबर्स थे दैट इज कंसल्स। कंसल्स 2 थे। प्रिएटर्स एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ का चार्ज रखते थे, एडिल्स क्या करते थे? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते। मजिस्ट्रेट के बाद जो सब टॉपिक आता है दैट इज पीपल। पीपल का काम क्या था? मजिस्ट्रेट को इलेक्ट करने का काम पीपल का था। इनके पास पावर थे। इनके पास पावर ये था कि बिल को अप्रूव करने का या फिर रिजेक्ट करने का पावर पीपल के पास था। और नेक्स्ट जो पावर था कि जैसे वॉर और पीस जैसे कुछ इशू पे ये अपने राय देते थे या फिर ये अपने डिसीजंस देते थे। तो इनके बेसिकली क्या क्या रोल थे? इलेक्ट करते थे मैजिस्ट्रेट को, हर साल करते थे, अप्रूव करते थे या फिर रिजेक्ट करते थे, बिल्स को अप्रूव या रिजेक्ट कर देते थे, और डिसाइड करते थे वॉर या फिर पीस पे। हमने सेनेट देख लिया, मैजिस्ट्रेट देख लिया, पीपल देख लिया, अब हमें लास्ट देखना है दैट इज असेंबली। असेंबली क्या होती है? रोमन रिपब्लिक में एक टर्म यूज किया गया है दैट इज कॉमेटा। कॉमेटा को ही असेंबली कहा गया है। कॉमेटा का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे लोग असेंबल होते हैं। तो कॉमेटा बोले या फिर असेंबली बोले, बोथ आर सेम। सो असेंबली, कॉमेटा मतलब। अच्छा, रोमन सिटीजन यहाँ पे आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, डिसीजन मेकिंग में इनका बेसिकली रोल होता था। असेंबली फर्दर डिवाइड थी 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज कोरिएटा, सेकेंड इज सेंचुरेटा एंड थर्ड वन इज प्लेबिस। अब असेंबली लिखो या फिर कॉमेटा लिखो, बोथ आर सेम। असेंबली फर्दर डिवाइड होती है 3 पार्ट में। अब उस तीनों पार्ट को डीपली समझेंगे।
तो सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉमेटा क्यूरेटा। कॉमेटा क्यूरेटा बेसिकली एक ट्राइबल यूनिट है जो कि रोमन एम्पायर के किनशिप पे बेस्ड करती है। ये ट्राइबल जो एम्पायर यूनिट है ये 30 यूनिट में डिवाइड है, 10-10 ग्रुप में ये डिवाइड हो रखी है ये ट्राइबल यूनिट। अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मैटर्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती थी, इनको डिस्कस करने का कोई भी राइट नहीं था। उसके बाद इन्होंने ही अबॉलिश किया था मोनार्की सिस्टम को और एस्टैब्लिश किया था रिपब्लिक को। तो पूरा ओवरऑल क्या, कॉमेटा क्यूरेटा जो है वो ट्राइबल यूनिट है बेस्ड ऑन रोमन एम्पायर के किनशिप पे बेस्ड थी। इनके पास 30 ट्राइबल यूनिट थी, 10-10 के ग्रुप में ये डिवाइड थी। कोई भी राइट नहीं था किसी भी मैटर पर डिस्कस करने का, सिंपली एक्सेप्ट करती थी या फिर रिजेक्ट करती थी। इन्होंने ही मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश किया था और एस्टैब्लिश किया था रिपब्लिक सिस्टम को। कॉमेटा क्यूरेटा के बाद अब हमें समझना है कॉमेटा सेंचुरेटा। कॉमेटा सेंचुरेटा जो है वो बेसिकली एक रोमन असेंबली है जो कि रिप्रेजेंट करती है ऐसे रोमन सिटीजन के क्लास को जो कि वेल्दी भी है और मिलिट्री सर्विस में से बेस्ड है। इनका क्रूशियल रोल अगर देखें तो ये लॉ को अप्रूव करती है और मैजिस्ट्रेट को इलेक्ट भी करती है। असेंबली के लास्ट पार्ट को समझेंगे दैट इज कॉमेटा प्लेबिस। वैसे देखा जाए तो प्लेबियंस कौन थे? रोमन एम्पायर में प्लेबियंस कहा जाता था कॉमन पीपल को, आम आदमी को प्लेबियंस कहा जाता था। अब ये प्लेबियंस के पास क्या पावर थी? इनके पास पावर थी कि ये प्लेबिसाइट नाम के एक रेजोल्यूशन पास कर सकते थे कि कॉमन पीपल को भी उतनी ही सारी इक्वालिटी मिले जो कि एक रिच एरिस्टोक्रेट दैट इज पैट्रिसियन क्लास को मिलती। थीम 1 रोमन रिपब्लिक। पहला जो क्वेश्चन हमने देखा कि रोमन रिपब्लिक की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे रन करती है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है दैट इज किस तरह से रोमन एम्पायर ने अपने एरिया का एक्सपेंशन किया। तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं दैट इज रोल ऑफ पुनिक वॉर इन द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। पुनिक वॉर का क्या रोल रहा है रोमन एम्पायर के एक्सपेंशन में। तो अगर देखा जाए तो पुनिक वॉर 3 सीरीज में ये लड़ाई लड़ी गई है और ये वॉर जो है ये रोमन एम्पायर और कार्थेज एम्पायर के बीच में लड़ी गई है। तो तीनों ही लड़ाइयों को डीपली समझते हैं। तो जो पहली है दैट इज नेवल वॉर। ये बेसिकली जो मेन एरिया जो कंट्रोलिंग का था दैट इज सिसिली। सिसिली को ही कंट्रोल करना था कार्थेज एम्पायर को भी एंड रोमन एम्पायर को भी। तो रोम के पास पावरफुल नेवी की वजह से इसने कार्थेज एम्पायर को डिफीट कर दिया और रोम ने सिसिली और सर्डोनिया जैसे पार्ट पे अपना कंट्रोल किया। सेकेंड हमने देखा हनीबल इन्वेजन। अब ये जो हनीबल है ये कार्थेज एम्पायर का एक जनरल है, इसने इन्वेड किया इटली पे। अच्छा खासा ये सेवरल वॉर बहुत सारे जीत रहा था ये, बट जैसे ही वो एल्प के पास क्रॉस करता है तो रोम की एक परसिस्टेंस स्ट्रैटेजी के सामने ये हार जाता है और इसको कहा जाता है बैटल ऑफ जामा। बैटल ऑफ जामा का रिजल्ट ये होता है कि रोम की डोमिनेंस हो जाती है मेडिटेरियन एरिया में। रोम की डोमिनेंस यहाँ पे सिसिली और सर्डोनिया में तो हो ही चुकी थी, सेकेंड पुनिक वॉर में उसकी डोमिनेंस मेडिटेरियन एरिया में भी हो जाती है। हमने क्या देखा, रोमन एम्पायर एक्सपेंड कर रही है पुनिक वॉर के थ्रू। पुनिक वॉर जो है वो 3 सीरीज में लड़ाई लड़ी गई है। पहली जो थी नेवल वॉर। नेवल वॉर में रोम के पास पावरफुल नेवी थी जिसकी वजह से कार्थेज को उसने डिफीट किया और सिसिली जैसे एंड सर्डोनिया जैसे पार्ट को उसने कंट्रोल किया। सेकेंड इज हनीबल इन्वेजन। हनीबल इन्वेजन जो है, हनीबल जो है वो जनरल था कार्थेज एम्पायर का, उसने इटली में इन्वेड किया। अच्छी खासी उसकी चल रही थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ वो जीत चुका था, बट जैसे ही वो एल्प को क्रॉस करता है रोमन एम्पायर की स्ट्रैटेजी को वो डिफीट नहीं कर पाता और वो हार जाता है। इस पूरी बैटल को कहा गया बैटल ऑफ जामा, जिसके तहत रोमन एम्पायर का मेडिटेरियन एरिया में भी कंट्रोल हो जाता है। अब रोमन एम्पायर तीसरी जो लड़ाई करती है वो ये चाहती है कि कार्थेज एम्पायर की पूरी टेंशन ही खत्म करे, डिस्ट्रॉय कर दे कार्थेज एम्पायर को। तो बेसिकली रोम का जो डिजायर था वो ये था कि कार्थेज एम्पायर को एलिमिनेट करे ताकि वो पूरी तरीके से वेस्टर्न मेडिटेरियन एरिया में कंट्रोल कर सके। डिस्ट्रक्शन होगा कार्थेज एम्पायर को तो ऐसे भी रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन होगा।